हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट वीके सर। तो स्वागत है एक बार फिर से नीट 720 में। और शुरुआत करते हैं बेटा। कल के ही टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, उस पे कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने बताए थे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे कूलम्स लॉ के और स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे जो नीट में पूछे हुए हैं या अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, या लॉजिकली उसकी एप्लीकेशन कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप के और न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, उस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। तो कूलम्स लॉ का दूसरा पार्ट लेके हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम कूलम्स लॉ पार्ट 2 की। आइए, तो कल हमने क्या किया था, क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। आज उसी को मैंने बोला था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने कहा था आप सॉल्व करिएगा, उसको सॉल्व करके उसके आंसर को कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा आप देख रहे हैं आपके सामने है कि टू चार्जेस प्लेस इन एयर रिपेल ईच अदर। दो चार्जेस हैं बेटा जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और आपको क्या करना है, और देखिए आपको रिपेल नहीं करना है। दो चार्जर रिपेल प्लेस इन एयर, एयर में रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है एयर में रखे हुए हैं। तो एयर में रखे हुए हैं तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, देखो क्या करना है। सबसे पहले फोर्स देखो कितना लग रहा है, फोर्स दिया हुआ एयर में। सॉल्व करने का आसान सा तरीका समझो, न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब आसान लगेगा। बट डेडिकेशन, एक जुनून की मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, ये सोच के बैठो, सब कुछ पॉसिबल है यार। कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। जानते हो ना कि बहुत लोग कहां से कहां पहुंच गए ना। ऐसी चैनल की बात कर लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर लो, कहां से लोग कहां पहुंच जाते हैं। तो यार आप क्यों नहीं, आपके अंदर वो काबिलियत है, भगवान ने दी है, तो पढ़ना स्टार्ट करो। आप इस सोच के करो कि हाँ कुछ भी इंसान कर सकता है, कहीं से जीरो से हीरो बन सकता है, तो आप भी बन सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एयर में दो चार्जेस को हमने रखा है। मान लिया कि ये चार्जेस बेटा Q1 एंड Q2 हैं। एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2 है। और इस पे लगने वाला जो फोर्स है बेटा F इज इक्वल टू फोर्स लग रहा है 10 टू द पावर -4 न्यूटन लग रहा है बेटा। अब यहाँ पे देख लो F इक्वल टू 10 टू द पावर -4 Q1 Q2 के बीच में लगा। और when oil is introduced between the charges, अभी यहाँ पे क्या था, एयर था। ये इसका जो मीडियम था बेटा वो है एयर। अगर ये कह रहा है कि चार्जेस के बीच में, चार्जेस r डिस्टेंस पे रखें, डिस्टेंस हम फिर r ही मान लेते हैं, ये डिस्टेंस r है, ठीक है। डिस्टेंस r लेके चलना है। r कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये आ गया आ गया आ गया आ गया, ये लो। ये डिस्टेंस आपकी जो है ये r है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी r है, यहाँ भी डिस्टेंस r है। r में हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ का जो मीडियम है, मीडियम जो है ना, वो मीडियम आपका क्या है, ऊपर का जो मीडियम है एयर है और यहाँ ऑयल है, ऑयल है बेटा। तो कह रहा है कि अगर हम ऑयल इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं देन द फोर्स बिटवीन देम इज 2.5 into और -5 न्यूटन हो जाता है। तब इसका जो फोर्स है, ये तो F1 दिया हुआ है, तो इसका फोर्स जो हो जाता है F2, वो हो जाता है 2.5 into 10 to the power -5 हो जाता है। तो कह रहा है क्या पूछा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर समझो, जो रिलेटिव परमिटिविटी था एप्सिलॉन r, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानेंगे। और ये हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका, सीधे सीधे लिख सकते हो कि फोर्स इन एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो ऐसे आएगा एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि फार्मूला था ना, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था बताओ, एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय कहां की, एयर की है, वैक्यूम की परमिटिविटी। तो k इज इक्वल टू एप्सिलॉन किसका है, मीडियम की परमिटिविटी थी, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियम की परमिटिविटी, और यहाँ पे क्या लिखा, फोर्स इन मीडियम, ऊपर क्या लिखा, फोर्स इन एयर। कैसे लिखा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 डिवाइड बाई होता है ना, फोर्स के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। F इज इक्वल टू क्या लिखा है, आपने क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू आपने पढ़ा 1/4 पाई, ये पढ़ा है आपने, एक मिनट,
तो देखिए आपने पढ़ा है ये चीज, एफ इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट होने के लिए आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आ जाएं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो परमिटिविटी की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे, तो परमिटिविटी अगर इंक्रीज होगा तो उस केस में वैल्यू किस तरह से चेंज होगी। तो यहाँ एप्सिलॉन r इज इक्वल टू k एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला आप याद रखें, इसके भी आप पर वैल्यू चेंज हो रही है तो वैल्यू रख दो, फोर्स के भी आप पर वैल्यू रख दो। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर कितना दिया हुआ है, फोर्स इन एयर इज 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 एंड होल डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5, 10 टू द 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -4 प्लस देखिए +5 डिवाइड बाई 2.5। यार सिंपल है ना, -4 + 5 को 10 लिख सकते हो, 10 बाई 2.5 क्या हो जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा, तो ये 4 हो गया। आंसर आपका आ गया 4, आंसर इज 4, आपका जो आंसर है वो आ गया 4, आंसर इज 4 बेटा। अब देखो 2 point charges placed at the certain distance are in air exert a force F each other. Then the distance r dash at which these charges will exert the same force in medium of dielectric constant K is given by। तो इस केस में क्या करेंगे, अब ऐसे सोच लीजिए ना, r dash the distance r dash at which these charges will exert same force, फोर्स यार सेम है, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कर दो। सिंपल सा लॉजिक क्या अप्लाई करना है देखो, अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ बात करें कह रहा सेम फोर्स, मतलब फोर्स, ओह माय गॉड, यहाँ पे अगर आप देखें फोर्स जो है आपका, कह सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2 है यार, सिंपल सा, मतलब F1 2 पॉइंट चार्ज प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर, या आप लिख सकते हो कि फोर्स इन एयर इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम, ऐसा भी लिख सकते हो, फोर्स इन एयर इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम। तो इसको आप लिख सकते हो ना कि 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 लिख दो यहाँ पे, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एयर में फोर्स इज इक्वल टू, कह रहा है कि मीडियम में फोर्स, एयर में फोर्स इज इक्वल टू मीडियम में फोर्स, बट डिस्टेंस जो है ना वो सेम है। इसको आप क्या लिख सकते हो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस भी सेम है Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या लिखना है 1 डिवाइड बाई 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर डैश स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2 को काट डालो, 4 पाई से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काट डालो। अब देखो यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, यहाँ बचा के आर स्क्वायर, तो हमें क्या चाहिए k इज गिवन बाई, तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू के आर डैश स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको कैसे आप कैसे इसका रिलेशन दिखा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे है आर स्क्वायर इज इक्वल टू के आर डैश स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डैश चाहिए, द डायलेक्ट्रिक ऑफ के इज गिवन बाई के आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई के, या आर डैश रूट में बेटा, तो आर डैश इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई रूट के,
आर डिवाइड बाई रूट के, आर डिवाइड बाई रूट के। इस तरह से आपका जो आंसर आया, आंसर आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो बताना है, एफ जी डिवाइड बाई एफ ई। तो सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा था, एफ जी डिवाइड बाई एफ ई देखना है। तो एफ जी जो है, एफ जी की वैल्यू क्या थी आपने पढ़ा था, जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई के q1 q2 के q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट डालो, इसको काट डालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू मास क्या है, बिटवीन रिस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी वैल्यू 9.1 मास इसका 9.1 इंटू 10 टू द पावर, बताइए आपको 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 कहाँ गया, इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 एंड होल डिवाइड बाई, देखिए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको फिर सॉल्व करोगे तो ओवरऑल ना एफ ई डिवाइड बाई एफ जी डिवाइड बाई एफ जी डिवाइड बाई एफ ई, ये हो जाएगा आपका एफ जी डिवाइड बाई एफ ई की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10.1 इंटू 10 टू द पावर जो भी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -43। सॉल्व करिएगा, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगा तो आपका आंसर ये मिलेगा 10 टू द पावर -41, 10 टू द पावर -43, सॉरी -43। 2 प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट बेटा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2 प्रोटॉन्स आर डिस्टेंस आउट डिस्टेंस 1 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। दोनों दो प्रोटॉन है और 1 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, तो फोर्स एक्टिंग ऑन देम कह रहा है क्या होगा, force acting on them, 2 proton are at a distance of 1 into 10 to the power -10 centimeter from each other। दो प्रोटॉन इतनी डिस्टेंस पर हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन देम आर न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड कूलम फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स तो आएगा नहीं यार, न्यूक्लियर फोर्स नहीं आएगा बेटा, कूलम फोर्स आ सकता है, दो चार्ज के बीच में कूलम फोर्स आ सकता है, ये सही है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आ सकता है बिकॉज दोनों प्रोटॉन का मास होता है। तो इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप प्लस ई एक प्रोटॉन प्लस ई दूसरा प्रोटॉन, दोनों के बीच आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर सकते हो, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ सकता है। और मास ऑफ प्रोटॉन बेटा और मास ऑफ प्रोटॉन, इसके बीच में भी आप फोर्स फाइंड कर सकते हो जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m, देखो मास बोल दिया इक्वल एंड चार्ज q r। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि देखो दो चीजें कही गई, मास m, ठीक है, दूसरा भी मास m होगा, सेम मास बोला, एक चार्ज q बोल दिया, दूसरा भी चार्ज q हो गया। तो इसके बीच में r डिस्टेंस, इसके बीच में भी r डिस्टेंस। अब देखो दो मास है तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा और दो चार्ज है तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। बोला है 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m, चार्ज q आर प्लेस्ड एट a distance of 16 सेंटीमीटर, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द वैल्यू ऑफ q by m। तो यार सिंपल सी बात है, Fe should be equal to Fg, मतलब 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q, तो q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू एम, एम स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट डालो, क्यू स्क्वायर इधर है तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। तो क्यू डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। अब ये हो गया आपका आंसर। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर मिला आपको वो मिल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का अगर देखेंगे आप आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है क्या, अ चार्ज q1 exert some force on a second charge q2। कह रहा है कि चार्ज q1 exert some force on charge q2, ये रहा है आपका q1 और दूसरा चार्ज है q2। कह रहे हैं कि इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, फोर्स q1 exert force on 2 by 1 ऐसा लग रहा है, ऐसा बोल रहे। इफ ए थर्ड चार्ज q3 is brought near q2, एक कह रहा है कि यहाँ पे चार्ज रख दिया भाई q2, क्या q3 हाँ, नियर q, एक मिनट, नियर बोले तो नियर, सॉरी समझ गया। अब यहाँ देखिए, समझ में गया, यहाँ से ये डिस्टेंस फोर्स इस पे लग रहा है, तो एक चार्ज q3 को q2 के नियर रख दिया, तो यहाँ पे q3 को रख दिया, तो देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय q1 ऑन q2 क्या होगा, q1 ऑन q2, फोर्स ऑन q1 ऑन q2, तो क्या डिक्रीज कर जाएगा, देन द फोर्स ऑन q1 बाय q2। देखो अब थर्ड चार्ज q3 ब्रॉट नियर q2 के पास लाया गया, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय q1 ऑन q2, बीच में ये क्या करेगा, बीच में ये फोर्स को डिक्रीज कर देगा बेटा, डिक्रीज कर देगा। तो ध्यान रखना है कैसे डिक्रीज करेगा कैसे नहीं करेगा, इसकी बात करते हैं। डिक्रीज कर देगा, अब सोच लो यहाँ Q3 आ गया, तो एक तरीके से एक समझ लो कि मीडियम का काम करेगा, इसके बीच में फोर्स फिर काम करने लगेगा, ये इसके बीच में, दोनों जगह स्टेशनरी है तो इक्विलिब्रियम में होंगे, इसके बीच का फोर्स जैसे इसके बीच का फोर्स F1 मान लो, इसके बीच का F2 मान लो, ऐसे सोच लो ना, दो लोग लड़ रहे हैं, बीच में तीसरा कूद पड़ा, तो दो लोग जिस फोर्स से लड़ रहे थे Q1 और Q2, ये दोनों लड़ रहे थे, Q1 और Q2 के लड़ने के बीच में एक तीसरा आदमी इनको बचाने के लिए आ गया, मत लड़ो भैया, तो क्या होगा, इनके बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसमें कमी आएगी, मतलब इसके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसमें कमी आएगी। कॉमन सा सेंस यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो, पूरा फिजिक्स नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स में ज्यादा कॉमन सेंस यूज करना है, बाकी पीएचडी तो बाद में करना है ना, अभी तो एग्जाम निकालना है, अभी तो डॉक्टर बनना है भैया। तो यहाँ से देखो आंसर हो गया उसका ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओह माय गॉड, 14 तो यही था, ठीक है। 15, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट एयर इन द कॉर्नर ऑफ जो भी है। आइए यहाँ रखते हैं और अच्छे से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। एक ये हो गया भैया चार्ज Q1, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या हो गया है, ये आपका लगा दीजिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें, वैसे कर दीजिए पूरा ना, टेंशन नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, 14 तो हो ही चुका, इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 है, और इसके भी आप पर इसको अगर ड्रॉ करें, यहाँ देखो एक ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे ले लेते हैं हम -1 माइक्रोकूलम बेटा, -1 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम, इस पॉइंट पर है +2 माइक्रोकूलम यार, +2 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ -1 माइक्रोकूलम, यहाँ +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम। अच्छा, दो बातें, अब देखो इस पॉइंट, ये पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट आपका A है, और ये पॉइंट आपका B है। अब सबसे पहले देखो, अगर पॉइंट क्वेश्चन क्या पूछा कि ट्रायंगल द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज C, इस पॉइंट पर, पॉइंट C पर जो नेट चार्ज होगा उसके बारे में बात कर रहा है, तो पॉइंट C पर नेट चार्ज के बारे में बात कर रहा है। कलर चेंज करेंगे हम, थोड़ा सा व्हाइट ले लें, हाँ व्हाइट ठीक रहेगा। अब देखो इस पॉइंट पर C पर जो चार्ज लगाएगा, C पर A जो चार्ज लगाएगा, जैसे ही C पर A प्लस प्लस दोनों है, इसको रिपेल कर देगा, तो इसके डायरेक्शन के बारे में अगर बात करूं, फोर्स ऑन, ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन A बाई C,
देखो एक मिनट, चलो एक फोर्स तो इधर हो गया मान लो एफ ए, और यहां से देखो एक फोर्स क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं इसके अपोजिट टुवर्ड्स द चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज। दोनों कंडीशन मान सकते हो, इसने रिपेल किया तो इधर लगा दो, इसने अगर जो फोर्स लगाया तो इधर मान लो, तो दोनों केस में आप देख सकते हैं कि 120 बनेगा। एक तो इधर आ गया, एक फोर्स इधर जा रहा है मान लो एफ ए, और एक फोर्स इधर आ रहा है तुम्हारा एफ सी। एंगल कितना बन गया 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री का एंगल है तो इस केस में एफ रिजल्टेंट क्या लिख सकते हो, वेक्टर का कॉन्सेप्ट फिर आ गया कि एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस 120 डिग्री। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद लॉजिक यही है बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी कॉस 120। देखो एफ ए और एफ बी को अगर सॉल्व करके निकाल दें तो एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू लिख सकते हो ना 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एफ ए मतलब ये लग रहा है क्यू +1 और +2 के बीच में, तो ये फोर्स आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस दे रखी है ना 10 सेंटीमीटर ईच साइड, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 ऑफ होल स्क्वायर कर लेना। इसकी भी आप पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 18 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 10 to the power -2 हो जाएगा। 10 into 10 to the power -2, 10 to the power -1, तो -1 of whole square is 10 to the power -2। So this is the force between, और या तो इसको लिख सकते हो 18 into 10 to the power -1 न्यूटन, तो 18 into 10 to the power -1 न्यूटन, और you can write 1.8 न्यूटन। 1.8 न्यूटन is the force at C by A। and second one is, अगर आप एफ बी की बात करते हो, एफ बी क्या हो जाएगा के क्यू वन बोले तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर करोगे, और 10 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें अगर तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से देखा जाए तो 18 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 2, -3 होगा ऊपर से और यहाँ हो जाएगा तो -3 प्लस 2, ये भी आपका 1.8 हो गया, तो ये भी वैल्यू कितनी हो गई 1.8। तो 1.8 न्यूटन ये भी हो गया, दोनों सेम है, तो 1.8 न्यूटन। अब इसका होल स्क्वायर कर लेना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। फाइनल जो बेटा इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन का 15 का बी है, और बी आंसर इज व्हाट, बी इज द करेक्ट आंसर एंड आंसर इज 1.8 न्यूटन, 1.8 न्यूटन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये देख रहे हैं आप डीसी पांड्या जी का एग्जांपल 1.142 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून ए एंड बी फास्टेनेड बाय ए वेट। इसको बड़े प्यार से सॉल्व करते हैं, ये अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, और यहाँ से कुछ नई चीजें आपको हो सकता है और रिकॉल हो जाए। जैसे इसमें बोला गया है कि देखिए एक तरीके से लाइक दिस, ये चीज यहां से अगर हम बात करें तो इस केस में टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून ए एंड बी फास्टेनेड टू ए वेट ऑफ 5 ग्राम। वेट इसका जो है वो है 5 ग्राम, वेट इसका है 5 ग्राम, 5g लिख सकते हैं। 5 ग्राम को अगर लिखो तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू जी की वैल्यू 10, ये तो भैया हो गया तुम्हारा वेट W। अच्छा एक तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन देख लो इस डायरेक्शन में, एक टेंशन लगेगा तुम्हारा इस डायरेक्शन में। अगर इसके बारे में बताऊं मैं, इसके बारे में कि कल इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जैसे मान लो किसी फिक्स पॉइंट से यहाँ से दो ऑब्जेक्ट इस तरह से, एक कोई ऑब्जेक्ट हैंग किया गया, और इस केस में यहाँ टेंशन T लग रहा था, यहाँ टेंशन T लग रहा था, तो इस यहाँ पर एक चार्ज अगर रखा हुआ है, ठीक है, चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक इस डायरेक्शन में करेगा, एक इस डायरेक्शन में करेगा, एक इस डायरेक्शन में करेगा और एक इस डायरेक्शन में करेगा, तो ये इस इधर आपका ये रिपेल करने लगेगा, फोर्स लगाएगा ही। अब देखो इस पॉइंट पे अगर बात करें हम, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक तो फोर्स देखो भाई, यहां से एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, इधर एक फोर्स आ जाएगा तुम्हारा,
क्वेश्चन ने बोला है ना कि टू बैलून ए एंड बी बैलून ए एंड बी बना देते हैं इसको। ये तुम्हारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये दोनों रखे हुए हैं, फोर्स इस पे भी लगेगा, इस डायरेक्शन में सेम होगा, चार्ज इसका क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू मान लो, सिंपल। अच्छा, यहां से एक परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ कर दें, क्वेश्चन को समझना बहुत इजी है। वेट 5 ग्राम, वेट 3 फ्लूट इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन क्या है कि भाई जो नीचे वेट है वो ये ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, ये इक्विलिब्रियम में इसके साथ होना चाहिए। अब सोचो, एक तो इधर टी न्यूटन से टी से खींच रहा है, एक इधर टी से खींच रहा है, और इसका मतलब अगर इस 5 को इक्वल रखने के लिए इस 5 का आधा ए वाला लगा रहा है, 5 का आधा ए वाला लगा रहा है, ए बी, और इस पॉइंट का नामकरण कर लो, ये सी हो गया, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ओ हो गया। नाउ वी चेंज द कलर। नाउ देखो, अब इस केस में क्या लिख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी यहाँ लॉजिक बन रही है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ ये बोल सकते हैं ना कि इस पॉइंट पर एफ, देखो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करने, सिमिलर ट्रायंगल की, एफ डिवाइड बाई ए सी लिखेंगे, ध्यान से समझना, एफ डिवाइड बाई ए सी। एफ शॉर्टकट मेथड यूज कर, एफ डिवाइड बाई ए सी। इस आधे पार्ट के लिए देखना ध्यान से, आधे पार्ट के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए केवल ये वाला आधा पार्ट, भाई जो इसकी कहानी होगी वही उसकी होगी, तो इसके लिए कैलकुलेशन कर लें। इस फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, इधर से चार्ज भी निकल जाएगा, चाहे इधर से करो। तो इसका जब हमने बात किया ना, तो देखा हमने कि एफ डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू, यार लिख सकते हैं क्या, अब सोचो इस लाइन पर आधा जो इसके ऊपर डब्लू है, डब्लू का आधा क्या हो जाएगा यार, 2.5 हो जाएगा ना, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा W/2, बोल सकते हो कि स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W डिवाइड बाई 2। ये स्मॉल w ये क्या कर रहा है, इस पर लगा रहा है W/2, और ये स्मॉल w इधर इस पे ये भी लगा रहा है W/2, ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, W। कैपिटल W इज इक्वल टू W/2 प्लस W/2। वेट देखो, आधा तो ये बैलेंस कर रहा है, आधा ये बैलेंस कर रहा है, इसीलिए एक का जब हम फाइंड कर रहे हैं तो एक का हमने लिखा है W/2 की वैल्यू है, W/2 की वैल्यू बोले तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 2। इसको जब लिखोगे यार तो ये आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। देखो एक 10 से 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया, एंड होल डिवाइड बाई क्या लिखना पड़ेगा आपको, ओसी। ओसी को सॉल्व करना पड़ेगा। ओसी को सॉल्व करने के लिए देख लो, ओसी क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर दिया हुआ था ना, इक्विलिब्रियम सोच फिगर है, फिगर तो इसमें बना नहीं था, ये था 1 मीटर, ये इसकी जो लेंथ है ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है यार, और ये यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हो ना, ये 0.6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 0.6 मीटर है। तो ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है ये 0.3 मीटर हो जाएगी, और ये भी 0.3 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन ये था, ये 0.6 मीटर पूरा है, एक मीटर जो ये दो वायर अलग अलग लगे हैं, बैलून ए से बैलून बी से 1 मीटर है, टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रहा है, वेट जो इसका 5 ग्राम वो नीचे की तरफ है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर मैंने यही लिखा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये लिखा जा सकता है, ऐसे समझो ना कि ये देखो, ये टी जो है इस डायरेक्शन में से फोर्स लगा है ए की तरफ, और ये बी की तरफ लगा है, और वेट इसका डब्ल्यू है, तो इसको ये दोनों आधा आधा बैलेंस किए हुए हैं। अगर 5g नीचे लग रहा है तो 2.5g ऊपर ये वाला टी बैलेंस किया है, 2.5 ये किया है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको जो डब्ल्यू रखना है उसको W/2 रखना है, क्योंकि हाफ पार्ट के लिए हम ये सिमिलर प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो ओसी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ओसी इज इक्वल टू हो जाएगा AO स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो देखो ओसी सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा कर लेना, ओसी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ AO स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक लगाना है यार, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ओसी की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 0.3 ऑफ होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेना, रूट ऑफ 1 माइनस 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09। इसको फिर सॉल्व करना, ओसी की वैल्यू मैं आपको फटाफट बता दूं, ओसी यहाँ से आएगा सॉल्व करने के बाद 0.954, ठीक है, 0.954 यहाँ पे रखना है। एफ की जगह क्या लिखना है, एफ की जगह लिखना है के क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एसी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, पूरी एसी की वैल्यू कितनी है, एसी इज 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू, देखो आर स्क्वायर इंटू
आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, so अब देखिए के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तो एफ की वैल्यू हो गई, इंटू ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है यहाँ पर 0.3 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 और वहां 2 है तो 1 हो जाएगा। ये देखो -3 और यहाँ पावर 1 है तो ये -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई ओ सी की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी 0.954। बेटा इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे ना, आर देख लो आर कितना है, आर की वैल्यू तुम्हें क्या पुट करनी है, पूरी जो ए से बी की वैल्यू है ना, ये 0.6 ये आर है, ये वैल्यू जो देख रहे हो 0.6 ये क्या है, आर है। इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। तो बस ये लॉजिक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऐसे रखनी है कि भाई ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इसके ऊपर जो है वेट इसको बैलेंस कर रहेगा और इधर जो फोर्स लग रहा है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए कॉन्सेप्ट है। यहाँ से पूरा इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू 0.6 लिखना, के की वैल्यू 9.9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखना। तो आंसर जो आपका आ रहा है, आंसर क्या पूछा था, चार्ज, चार्ज क्यू की वैल्यू आएगी बेटा 5.3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। सॉल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, टू आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग ए चार्ज Q एंड मास M। टू आइडेंटिकल बॉल बोला है, एक तो है आपका ये, ऐसे ही मान लो, क्या मान रहे हैं, ये टू आइडेंटिकल बॉल, एक M ये हो गया, एक M हो गया, M मास इसका भी, M मास इसका भी, और दूसरा चीज M मास रखा हुआ है, और इसके बाद two identical ball each having a charge Q and mass M are suspended from a common point by two insulating string each of length। चलो इसको यहाँ बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा कलर चेंज करके। यहाँ पे देखो ये है ना, ऐसा बनाते हैं, ठीक। टेंशन टी लगेगा बेटा, टेंशन टी लगेगा, ये यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद डिस्टेंस देखो इसकी, बस बस एक मिनट, ये लाइट यार जा रही है। चलो आ जाओ, देखो फटाफट, ये मास हो गया आपका mg, ये मास mg हो गया, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, देखो एक तो फोर्स लगेगा ना, फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स लग गया आपका Fe इधर, इस पे भी तो फोर्स लगेगा भाई, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा देते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया आपका इधर Fe, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड बॉडी का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको समझना होगा थोड़ा सा आपको। अब आइए सबसे पहले किसी एक बॉडी को हम ले लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि इसको, इसका एफईडी बना लेते हैं। ये देखो लग रहा है mg, ये लगा mg डाउनवर्ड में यार, Fe इधर लग रहा है ना,
और टेंशन देख रहे हो आप, टेंशन इधर लग रहा है, टेंशन टी, टेंशन में लग गया इधर, टेंशन लग गया इधर। और ये एंगल ना यार, यहाँ से अगर इसको मिला दो बेटा तो ये एंगल हो जाएगा यार थीटा। इस एंगल को हमने मान लिया थीटा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ना आपकी बेटा, ये है एक्स, एक्स डिस्टेंस हो गया। अब टेंजेंट टी इधर लग रहा है। इसी का एफबीडी अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें आप, सबसे पहले देखिए एफबीडी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, कैसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये एंगल तुम्हारा हो गया थीटा, टेंशन टी, ऐसे ना बनाया, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो उसी को मैंने यहाँ बना दिया, थीटा हो गया। अच्छा, ए एफ ई इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर इसी को पीछे की तरफ बढ़ा दें तो ये एंगल भी थीटा मान सकते हैं। चलो इसको, और टी वाली लाइन को देखो, टी वाली लाइन को देखो ना, खेल हो जाएगा अभी थोड़ा सा। इसके परपेंडिकुलर भी एक लाइन बना रहा है बेटा, ये एंगल अगर थीटा है ना तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ज्योमेट्री से। ये हो गया बेटा तुम्हारा एफ ई कॉस थीटा, एफ ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा एफ ई, इधर आ जाएगा एफ ई साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा एफ ई साइन थीटा। एम जी का देखो एक कंपोनेंट, एम जी इधर इधर लटक रहा है ना इधर, इसका एक कंपोनेंट भेज दो, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट यार इधर भेज दो, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। हो गया, कहानी खत्म। जिसको ये एफबीडी क्लियर हो गई, अब सारे आंसर दे सकते हैं। देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच वॉल, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच वॉल क्या होगा, ये पहला तो F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बताओ क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों के बीच की है, तो पहला हो गया। अब दूसरे में देखो, दूसरे में क्या पूछा था कि द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टिंग फोर्स ऑन बॉल अलोंग एंड परपेंडिकुलर, किसके, अलोंग एंड, अलोंग अगर पूछे, अलोंग एंड परपेंडिकुलर, अलोंग मतलब स्ट्रिंग के, ये स्ट्रिंग है, इसके अलोंग में क्या होगा, इसके अलोंग। अगर हम रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉल अलोंग स्ट्रिंग देखें, यार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, अलोंग और परपेंडिकुलर, ये चीज समझना ध्यान से, अलोंग एंड परपेंडिकुलर। अलोंग मतलब ना, ये जो लाइन आपकी जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है, इसी के अलोंग क्या होगा, रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा। तो टी ऊपर अगर हमने पॉजिटिव मान लिया, तो यार टी ऊपर अगर हमने पॉजिटिव मान लिया, तो नीचे वाले को लिख सकते हैं ना कि एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ ई साइन थीटा, यार लिख सकते हैं ना। अब बताओ और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, तो क्या हम टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि एम जी साइन, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये अलोंग द फोर्स हो जाएगा, रिजल्टिंग फोर्स आपका कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट अलोंग, अलोंग, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग हो जाएगा। अब सोचो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है आपकी यार, यही स्ट्रिंग है ना, तो इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर की अगर बात करो, तो इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर की बात करो, तो परपेंडिकुलर लाइन ये है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर अगर बात करो तो परपेंडिकुलर पर नेट फोर्स कितना है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फिर वही चीज, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। अगर परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग पूछ रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, देख लो क्या हो जाएगा, एफ ई कॉस थीटा, एफ ई कॉस थीटा माइनस एफ जी साइन थीटा लिख सकते हैं यार, एफ ई कॉस थीटा माइनस एफ जी साइन थीटा लिख सकते हैं। ये आपका हो गया थीटा। अब थीटा को फाइंड करने का तरीका याद है कि अगर ये वैल्यू आपकी जो है, इसको क्या फाइंड करना, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने का, और वो क्या है देख सकते हो। टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा T इज इक्वल टू, कहां से निकाल दे, इससे निकाल दें, ये तो mg cos थीटा प्लस f sin थीटा हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। ये हो गया तीसरा पार्ट, इसी को आप तीसरा पार्ट भी बोल सकते हैं, तीसरा आंसर हो गया। चौथा क्या कह रहा था, एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, कंसीडर द सिचुएशन ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर रिलीज, जब रिलीज कर दिया जा रहा था उस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, बताओ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एम ए फोर्स एफ ए इज इक्वल टू रिजल्टिंग फोर्स क्या है, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा, तो एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा है यार,
तो एफ ई साइन थीटा है ना, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा डिवाइड बाई क्या आएगा आपका, एम आ जाएगा। तो ऐसे रिलेशन हो जाएगा ये आपका। इस रिलेशन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर हम बात करें, आगे चर्चा करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आया है, सेट में आया है 2015। ये इसमें थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा आपको कि डिफरेंशियल के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे आया है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर भी यहाँ क्वेश्चन आ गया तो उसको करा देते हैं। देखिए पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट distance r from axis one end, conducting the rod of length L having the charge Q uniformly distributed along the length। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का था, फिर भी इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। The magnitude of the electric force between the two charges क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन। अच्छा तो देखिए चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से एक जो है आपका चार्ज है, सॉरी रॉड है। इस रॉड से कुछ लेंथ पर, कितनी डिस्टेंस पर, चलो यहां से मान लेते हैं r डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L लेंथ का ये है। यहां से r डिस्टेंस पर एक चार्ज Q रखा हुआ है बेटा, Q चार्ज रखा हुआ है। और अब आपको देखना है इसमें, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। हाँ अब मान लो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर चार्ज पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो कि ये छोटा सा एलिमेंटल पार्ट, इस एलिमेंटल पार्ट का जो थिकनेस है वो है dx, क्या है, dx है। अब इस dx का जो चार्ज है ना वो dq है। इसका मतलब ऐसे dx इसमें बहुत सारे हो जाएंगे बेटा, बहुत सारे dx ऐसे बहुत सारे dx बनेंगे, ऐसे dq होता जाएगा। पर हमने कंसीडर किया कि चलो यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। चलो मान लिया x हो जाएगी, लेकिन ये बताओ कि पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा r प्लस l हो जाएगा q चार्ज से डिस्टेंस। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में देखो एक तो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस कॉन्सेप्ट से लगेगा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊंगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात अगर करो तो यहाँ पे लिख सकते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dx, या dq इज इक्वल टू यार लिख सकते हो ना लैम्डा डिवाइड बाई dx, सॉरी लैम्डा इनटू dx। तो इसको लैम्डा इनटू dx लिखा जा सकता है। क्या है यार अब यहाँ देखो dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो dq इज इक्वल टू लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है, टोटल चार्ज कितना है q, टोटल चार्ज कितना है q डिवाइड बाय टोटल लेंथ कितनी है l इनटू क्या लिखा जा सकता है dx। तो सिंपल है, फोर्स का फार्मूला यार, फोर्स फाइंड करना है। तो dF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये dq और ये आपका q, इसके बीच की डिस्टेंस पूरी की पूरी कितनी है, x है। तो इसके बीच में एक चार्ज dq है, एक आपका q है। इसके बीच में फोर्स क्या आएगा, इसके बीच में फोर्स क्या आएगा, यहाँ फोर्स क्या लिख सकते हैं, dF इज इक्वल टू स्मॉल आएगा तो k q1q इंटू dq डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो फोर्स है इसको इंटीग्रेट कर दें तो dF इज इक्वल टू k q इंटू dq की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Q डिवाइड बाई L इंटू dq, सॉरी dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो अब क्या कर सकते हैं, तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक होगा ये भी देख लो। ये होगा R से, यहां से R से लेकर के यहाँ से R से लेकर के R प्लस L तक होगा बेटा, R से R प्लस L होगा। तो इसको बड़े प्यार से समझो, आसानी से फिर और क्वेश्चन कर पाओगे। K इंटू Q को हमने और कैपिटल Q को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ R से लेकर के R प्लस L तक चल रहा है। 1 बाई एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया माइनस एक्स टू द पावर -2 इंटू dx लिख दिया बेटा।
अब ये यार हो गया ना f इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू एक्स टू दावर -2 का बेटा लिख सकते हैं -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। यार इसकी लिमिट देख लो, लिमिट क्या है, r से लेकर के r प्लस l तक है। अच्छा थोड़ा और सॉल्व कर लें इसको, क्या कर सकते हैं, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू एक्स टू दावर -1 डिवाइड बाई -1। लिमिट थोड़ा सा एक बार और दिखा देते हैं, r से r प्लस l लिमिट रखना आपने 11th में सीखा होगा। के क्यू नहीं देखा है, सीखा है तो भैया देखो उसको सीखो, माइनस आगे लगा दो माइनस, तो इसके ऊपर देखो 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, माइनस आगे लगा दिया, r से लेकर के r प्लस l तक, फिर लिखो माइनस के क्यू क्यू। देखो मैं पूरा बताता हूँ, बहुत लोगों को लग रहा है बोरिंग, लेकिन ये है कि मैं एक एक स्टेप बताता हूँ ताकि एकदम कुछ नहीं आता है ना जीरो से भी वो समझ जाओ। अब देखो x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट, ये जो अपर लिमिट है ना r प्लस एल एक्स की जगह लिखा जाता है, तो 1 डिवाइड बाई r प्लस एल मैंने लिख दिया, r प्लस एल लिख दिया, माइनस 1 डिवाइड बाई x की जगह, अब ये नीचे वाला लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, ये लोअर लिमिट रखेंगे 1 बाई r हो जाएगा। अब देखो इसको और सॉल्व करो, माइनस ऑलरेडी चल रहा है, के क्यू कैपिटल क्यू और यहाँ नीचे लिमिट ले लो आप r इंटू आर प्लस एल, ये लिमिट हो जाएगा बेटा। और यहाँ देखो आप लिख सकते हो r माइनस एल, ठीक है, कैसे r यहाँ आएगा, देखो r इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, r प्लस एल इसमें जाएगा, तो r माइनस एल, तो r से r को काट डालो, ये देखो माइनस एल यहाँ बचा और बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू एल डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस एल। है कोई ऑप्शन, है कोई ऑप्शन? तो ये हो गया आपका के क्यू क्यू डिवाइड बाई, अच्छा और कहीं कुछ छूटा, के क्यू क्यू Q बाई एल, देखो बेटा चल रहा था Q बाई एल, इसको इस L को मैं लिखना भूल गया था, तो L चल रहा है, L से L कट जाएगा, तो ये मिल गया K Q Q डिवाइड बाई R इंटू आर प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ डिवाइड बाई एल छूट रहा था, जो डिवाइड बाई एल यहाँ है ना एल, ये एल बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस एल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट उठा लें, तो देखो इसका क्वेश्चन, टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड एट डिस्टेंस डी एक्सर्ट फोर्स F on each other if they are immersed in a liquid, ऐसा क्वेश्चन अभी कराया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बेटा क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 इसको सॉल्व करके देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया है, उसके बिहाफ पर फोर्स का जो है कोरिलेशन लिखना कैसे करना है, आप F1 लिख लेना पहले, F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो स्फीयर सेपरेटेड डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर इफ दे आर इमर्स इन ए लिक्विड, फिर F2 निकालना, उसके बाद लिक्विड में इमर्स किया जा रहा है, तो 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, प्लीज Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर कर लेना, और कोई चेंज नहीं किया गया, के की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, तो फोर्स की वैल्यू वहां पे आपको बतानी रहेगी, ट्राई करना सॉल्व करने की और आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करना, ठीक है। पहले F1 की जगह आप F लिख लेना, ये जो F है ना, ये दिया है फोर्स F यहाँ पे, ये इसको F1 दिया है, फिर F2 F के टर्म में आपको बताना रहेगा। तो सॉल्व करना इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, और सॉल्व करके इसका आंसर जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बहुत इजी है, इसमें क्या करना है आपको, n इज, देखो दिया है q की वैल्यू, चार्ज q इज इक्वल टू x, ये केरला में पूछा हुआ है, तो ये q दिया है 1 नैनो कूलम यार, तो ये हो गया ना 1 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, बहुत इजी है। और दिया है मेनी इलेक्ट्रॉन, तो E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है, तो n इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, q डिवाइड बाई a लिखना है। q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, q की वैल्यू 1.6 नहीं सॉरी, q की वैल्यू आपको गिवन है, q की वैल्यू आपको जो गिवन है ये है
1 इंटू ये वैल्यू आपको गिवन है 1 इंटू 10⁻⁹ सॉल्व कर लेना। तो ये आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का 6.25 इंटू 10⁹ ये करेक्ट आंसर है, ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर ये 31 हमने उठाया है डीसी पांडे से। इफ टू चार्ज प्लस 4e प्लस e आर एट ए डिस्टेंस x apart, then at what distance charge q must be placed from plus e so that it is in equilibrium। देखो टू चार्ज लिखा है, टू चार्ज प्लस 4e एंड प्लस e। इसका भी मैं लॉजिक क्लियर कर देता हूं आपको। लॉजिक तो आपको करना कैसे है, दो चार्ज देखो यार, एक तो दिया है 4e, एक दिया है प्लस e, डिस्टेंस x दोनों के बीच की है। तो इसका मतलब f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा k 4e इंटू ई, तो 4e स्क्वायर q1 q2 लिख के डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया तुम्हारा f1। कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस q मस्ट बी प्लेस फ्रॉम प्लस e सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। एक चार्ज नया आ गया कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर, ये तो यार 4e है, ये e है, कोई चेंज नहीं आया, ये डिस्टेंस x है, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहां से q चार्ज को कितनी डिस्टेंस पर रख दें। तो मान लिया मैंने बोला कि r डिस्टेंस पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस r हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस r। अब ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F1 और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है F2 वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों इक्वल अपोजिट में मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में दोनों की वैल्यू तो आप फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर बता सकते हो। F1 को लिख सकते हो के Q1 इंटू देखो 4e इंटू Q डिवाइड बाई x माइनस आर ऑफ होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो k इंटू ई इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। q से q को काट डालो, e से e को काट डालो, k से k को काट डालो, यहाँ 4 बचा, 4 डिवाइड बाई x माइनस आर ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। 2 डिवाइड बाई x माइनस आर ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर ऑफ होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में बेटा मत जाना इस तरह से। 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 स्क्वायर देखो इस पे लगा दिया और नीचे x माइनस आर है, इधर भी स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर स्क्वायर एलिमिनेट हो जाता है, मैं काट रहा हूँ, एलिमिनेट हो जाता है। तो इस केस में अब आगे आप देख सकते हैं 2 डिवाइड बाई x माइनस आर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर। तो 2r इज इक्वल टू x माइनस आर, तो r को इधर ले आओ, 3r इज इक्वल टू x, तो r इज इक्वल टू x बाई 3। आंसर देखो अब आप क्या है, x बाई 3, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में बताते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखो क्या होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आएगी बताइए। ओके यार इसमें लॉजिक लग जाएगा। tan थीटा की बात करें, देखो tan थीटा की अगर हम बात करें, कैसे बात करेंगे, ये रहा अपना रेड, ये देखो, ये अगर एंगल हमारा, इस एंगल को मान लें कि ये थीटा है, ठीक है, इस एंगल को मान लेते हैं ये थीटा, चलो इस एंगल को थीटा थीटा बाई 2, पूरा एंगल थीटा मानते हैं, उसको थीटा बाई 2 मान सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। लॉजिक यही लगेगा बेटा, कौन सा लॉजिक, tan थीटा इज इक्वल टू आपको लिखना है, क्या लिखना है, tan थीटा, देखो ये डायरेक्शन बता दें, इसमें बताएं, ये देखो इधर ये फोर्स लग गया F, ओके फोर्स F हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू, और इसका जो मास है ये mg हो जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिए, tan थीटा इज इक्वल टू, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू F डिवाइड बाई mg। इसका लॉजिक देखना, इसके प्रीवियस वीडियो में बताया कैसे tan थीटा F बाई mg आता है। या tan थीटा इज इक्वल टू, और क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा इज इक्वल टू, ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक पूरा r है, तो ये डिस्टेंस जो है r बाई 2 हो जाएगा,
ये हो गया r बाई 2। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, r बाई 2, r डिवाइड बाई 2, बेस कितना है y, इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, f को k q इंटू क्यू, तो q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर m इंटू जी नहीं लिख सकता। ये फोर्स की जगह हो गया, इस f की जगह ये पूरा वैल्यू आ गया, ये वाला ये फोर्स की वैल्यू हो गई और डिवाइड बाई एम जी है। तो r बाई 2, r स्क्वायर इधर जाके r क्यूब बना लेगा, तो क्या मैं मुझे ऐसा नहीं मिल जाएगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। देखिए ये y है इधर जाएगा, ये r y और बाकी सब कांस्टेंट है भाई, m है g है k है सब कांस्टेंट है। तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल r पर डिपेंड कर रहा है। अगर r की वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे ना, r की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे तो y में कोई चेंज नहीं आएगा। तो y को चेंज करेंगे तो r भी चेंज हो जाएगा, कहने का यही सब मतलब है और कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। तो आइए इसके फाइनल आंसर की बात करते हैं। इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है, कहाँ गया, हाँ ठीक है, वो आएगा बी। कहाँ, अरे यार, अच्छा हाँ ये लिखा, तो एफ एम जी। अब सोचो अगर ये y बाई 2 हो जाएगा यार, तो y बाई 2 हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब बनेगा ये, तो r क्यूब लिख रहा है, तो बताओ ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन बिटवीन क्या है ना, हाफ द हाइट, y की वैल्यू y से y बाई 2 हो जाएगा, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम्स, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बताओ। ये अगर आप पहले y था फिर y बाई 2 हो गया, ये r था तो r बाई 2 क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, r डिवाइड बाई ये रूट 2 आ जाएगा, क्यूब रूट 2 आएगा। ठीक है, इसके जगह क्यूब रखोगे तो ये नया वाला r, ये r क्यूब था तो इसको मैं r1 मान लेता हूँ, r1 मान लेता हूँ, और इसकी जगह r क्यूब लिख दो, तो r क्यूब डिवाइड बाई 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब। तो देख सकते हो ना कि यहाँ पे r1 क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब डिवाइड बाई 2। तो r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, ये क्यूब से क्यूब तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो r डिवाइड बाई यहाँ पे क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। और ऑप्शन क्या है, बी है, ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोई है नहीं है, तो भैया आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप पढ़ते रहें और भी क्वेश्चन करते रहें, कहीं कोई डाउट हो तो पूछते रहें, कमेंट करते रहें किस तरह का वीडियो और चाहिए, किस तरह की जो है, और कोई अगर आपको कमियां लगे तो वहां पर आप सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये चीज जो है और ज्यादा क्वेश्चन लीजिए या इस टाइप के क्वेश्चन लीजिए। फिलहाल मैं नीट के क्वेश्चन को कवर करूंगा। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ पढ़ लिए हैं, इसके बाद जब आप कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पढ़ लेंगे तो फिर कंबाइन करके जो क्वेश्चन बनेगा उसका लेवल बहुत हाई होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, पढ़ते रहें।